नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं हमारा तीसरा एपिसोड, सवाल आपके और जवाब हमारे। ये एपिसोड भी RCDF और DOSS स्पेशल है, क्योंकि हमने सोचा कि हमने पूरा ये जितना भी रिजल्ट वगैरह है सब कवर किया है, और जो भी रिजल्ट ड्यू है, फाइनल रिजल्ट वगैरह हम सब कवर करेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो ये जो कुछ अभी सप्ताह बचे हैं तो हम RCDF और DOSS का ही लें। इसके बाद तो फिर अब दूसरे एग्ज़ाम्स का तो हमें लेना ही है, तो इस बार भी हमने सोचा कि RCDF और DOSS का लिया जाए। दोस्तों, आज की सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की सीरीज़ जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आज हम इसमें एक एनालिसिस के तौर पर जो रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट, वो बताएंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो एनालिसिस के तौर पर हम बताएंगे उससे आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा नाम नहीं आया लिस्ट में, और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे या फिर और बहुत सारी जो उनको शंकाएं थी। तो इसमें आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो 5-6 कदम पहले रुक गए हैं, आपका नाम ही नहीं आया है। जो हम आज एग्जाम्पल लेके आए हैं वो उनमें से वो लोग हैं जिनका नाम भी आया है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी गया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास भी किया है, जो टॉपर भी हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बताइए आप, केवल एक कदम दूरी पर। तो दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो प्रकृति है ना, मैं हरदम ये तीसरे वीडियो में कह रहा हूँ ये बात, प्रकृति आपको 100% कुछ ना कुछ देगी, क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो विफल कभी नहीं जाएगी। आप कंटिन्यू लगे रहिए, बस आपको एक डेडिकेशन चाहिए होता है आपकी तरफ से, और केवल पढ़ने का डेडिकेशन, और जितना आप कर पाएँ स्टडी और अपने आप को जो भी ये करंट अफेयर्स है उससे उसको जान पाएँ, मेनली यही मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी सबसे अधिक खास है जिनका रिजल्ट आ गया है और लिस्ट में नाम भी नहीं था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आज हम कुछ रिजल्ट ऐसे बताने वाले हैं दोस्तों जिनका नाम भी था, सब कुछ था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि आप तो 5 कदम पहले ही रुक गए थे। ठीक है, जो अंतिम कदम पे आकर के उसके पास सब कुछ था, वो टॉपर भी था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप बताइए उसका क्या कितना दुख होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, हरदम आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये। तो दोस्तों, केवल और केवल ये सब कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप केवल लगे रहिए। ठीक है, एक में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा में ट्राई करिए, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में ट्राई करिए, और ये 100% कहीं ना कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। समय थोड़ा लग सकता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं का होगा ही नहीं, 100% होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले एनालिसिस की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा पहला एनालिसिस है डिप्टी मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के लिए। इसमें आप देखिए दोस्तों, जो 2 स्टूडेंट थे, राजेश नारायण जाट जी और चिरंजी लाल साहू जी, इन दोनों के 80 नंबर थे। सबसे ज़्यादा नंबर इनके थे। हम अभी जो एनालिसिस करेंगे उसमें वही लोगों को हम शामिल करेंगे जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन डिप्टी मैनेजर के अंदर इन दोनों के सबसे ज़्यादा नंबर थे। ठीक है, पोस्ट 1 थी। अब सिलेक्शन किसका होगा आप बताइए। अब सिलेक्शन हुआ है इसमें से चिरंजी लाल साहू जी का। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल इनकी एज ज़्यादा थी, 1 साल ये राजेश नारायण जाट जी से बड़े थे, केवल और केवल। अब आप बताइए दोस्तों कि जो आप इतना सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अगर मान लीजिए मेरिट 90 पे गई हो, आपके 88 नंबर भी आ गए हों और 90 पे 3 जने हों, ठीक है, पोस्ट 1 हो, तो जो 90 पे 3 जने उनका भी नहीं होगा, उसमें से भी एक का होगा जिसका सबसे ज़्यादा, जो एज में ज़्यादा है। समझ रहे हो आप ये चीज़। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके। राजेश नारायण जाट जी ने भी 80 नंबर लाए थे, चिरंजी लाल साहू जी ने भी 80 नंबर लाए थे, लेकिन उनका 1 साल ये बड़े हैं चिरंजी लाल साहू जी, तो इनका हो गया। और सेम यही डिप्टू हम देखते हैं अगला, जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल है।
अक्षय मिश्रा जी के भी 80 है, मोनिल गर्ग जी के भी 80 है। सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के ही हैं। वापस बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा नंबर है हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं, उन्हीं को ले रहे हैं। तो अक्षय मिश्रा जी का भी 80 है, मोनिल गर्ग जी का भी 80 है। अब इसमें से बताओ किसका सिलेक्शन होगा? सेम वही चीज़, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। तो इसमें से सिलेक्शन होगा मोनिल गर्ग जी का, क्योंकि 1 साल बड़े हैं अक्षय मिश्रा जी से। समझ रहे हो आप दोस्तों? तो ये आप जो सोच रहे हैं, आप जो निराश हो रहे हैं, आपके दुख से तो कितना ही बड़ा दुख ये है ना कि मंजिल पर पहुंच करके भी नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है दोस्तों, कि अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, आप टॉपर भी हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर नहीं हुआ है तो आप सब्र रखिए और मेहनत करते जाइए अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल है, तो अभी सिविल की हम 2-3 दिन में और भी वैकेंसी आई है, वो डालने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसमें मतलब आप भरिएगा, आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन पे। अब देखिए, सुरेंद्र खादव जी और दीपक चौधरी जी। ठीक है, सुरेंद्र खादव जी का है 78 और दीपक चौधरी जी का है 72। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने ये क्यों लिया है। इसमें से सिलेक्शन हुआ दीपक चौधरी जी का। उसका रीज़न क्या है हम आपको बताते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि जो सुरेंद्र यादव जी है वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो इनके नंबर थे 78, समझ रहे हो, और जो 72 है उसमें तो 6 नंबर का फासला है। 6 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन ज़्यादा सही हुए हैं। 6 नंबर का फासला तो बहुत होता है, एक एक नंबर से लोग मतलब हो जाते हैं। 6 नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डिस्क्वालीफाई हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपको बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट पर के बारे में लिखना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे सुरेंद्र यादव जी को तो सबसे ज़्यादा नंबर सुरेंद्र यादव जी के ही थे। ठीक है, अगर और इतना फासला मतलब 72 और 78, इतना फासला तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपसे यही अनुरोध है दोस्तों कि फ्यूचर में आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसमें मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, या आप वही जानकारी दें जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ठीक है, बस यही हम कहना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों ये भी आपके लिए, ये जो सेशंस हमारे करते हैं हम शनिवार को 7 बजे, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें हमने ली ही इसलिए है। जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे वो इसलिए कि आप निराश हो गए हो, तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा जो दुख है होने वाली चीज़ है वो तो उन 2 व्यक्तियों के लिए है जिनके नंबर बराबर थे, जो टॉपर थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। या सुरेंद्र यादव जी को आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं होने के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप बताइए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको फ्यूचर में जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई, और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये मतलब जनवरी के अंदर निकली थी वैकेंसी, और उसके बाद जून में मतलब उसके वापस फॉर्म खुले थे। ठीक है, तो लास्ट जनवरी में निकली थी और ये दिसंबर आ गया दोस्तों। पूरा साल अगर आप किसी एक वैकेंसी में एंगेज रहें, ठीक है, रिजल्ट का पहले एग्जाम कब होगा, फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर रिजल्ट आ जाता है तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और लास्ट में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब आप 100% नहीं दे पाए अपना, और तो फिर आपको कितना दुख होगा। पूरे साल एंगेज भी रहे हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वही आप लिखें। ठीक है, फ्यूचर के अंदर जो भी वैकेंसी में आप करेंगे। अब चलते हैं अपन असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन की तरफ। रत्नशील जी जो है इनके 56 आए हैं, और अमेश कुमार गुप्ता जी है इनके भी 56 आए हैं। सेम चीज़ है, इसमें से सिलेक्शन हुआ है रत्नशील जी का, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ 23/5/80 है, और अमेश कुमार जी गुप्ता जी की डेट ऑफ बर्थ है 8/11/81। जो रत्नशील जी 1 साल बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि मतलब ये चीज़ें आपके हाथों में भी नहीं है दोस्तों। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने मेहनत करी, आप फर्स्ट आ गए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ और उत्साहित होनी चाहिए, और आपको एक मतलब अंदर से आना चाहिए कि हमें और मेहनत करनी है। ठीक है,
यही मतलब इस पूरा जो हम सीरीज बनाते हैं, जो ये सीरीज चल रही है सवाल आपका जवाब हमारे, इसका यही उद्देश्य है कि आप निराश ना हो, और इस सीरीज से ही आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें, देख देख के। जब भी आप निराश होते हैं आप इस चैनल पर आइए, आप कोई सा भी वीडियो उठाइए, आप देखिए कि हम किस प्रकार समझाते हैं, या मोटिवेशनल वीडियो भी हमने एक बना रखा, वो देखिए, धीरे धीरे और भी बनाएंगे। ठीक है, आपको निराश नहीं होना दोस्त, बस सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, ये प्रश्न पूछा है शोभा दिवाकर भगत जी का, ये क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ जीएम प्लांट, चेक एंड कमेंट। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो जीएम प्लांट का था उसमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, दिवाकर कुमार भगत जी का, हो सकता है कि ये उनके कोई रिलेटिव हैं, और दिव्यम कापुरिया जी का, और देवेंद्र सिंह चौहान जी का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इनके कितने कितने नंबर आए थे। फाइनल नंबर की बात करेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा उसके बाद इंटरव्यू हुआ होगा, तो टोटल फाइनल नंबर जितने आए हैं उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए, दिवाकर कुमार भगत जी का आए हैं 51 नंबर, 51 नंबर। ठीक है, दिव्यम कपूरिया जी के आए हैं 52 नंबर, और देवेंद्र सिंह चौहान जी के आए हैं 45 नंबर। तो ये 3 टॉपर थे दोस्तों। ठीक है, इसमें से सिलेक्शन हुआ है दिव्यम कपूरिया जी का। ठीक है दोस्तों, अब जो दिवाकर कुमार भगत जी हैं और देवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, ये दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये उसमें मतलब जो हमने शीट देखी तो उसमें ये लिखा हुआ था। अगर ये क्वालिफाई कर भी लेते तो भी दिव्यम कपूरिया जी का ही नंबर आता, क्योंकि इनके 1 नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर इनके ही हैं। ठीक है, तो हम शोभा दिवाकर भगत जी से यही कहना चाहेंगे कि मैम, ये आपका जो आपने ये सवाल पूछा था कि मतलब जनरल मैनेजर प्लांट के बारे में आप बताइए नंबर्स वगैरह के, तो यही है मैम। अगर फिर भी आपका कोई मतलब ऑब्जर्वेशन है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी हम रिसर्च करेंगे और उसका भी हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सोनेंद्र एस जी ने पूछा है, सर मेरा डेयरी टेक्नीशियन में हो गया है, लेकिन मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी सर? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है सोनेंद्र एस जी ने ही बहुत बार पूछा है, और हमने इनका भी कमेंट लेकर कि जो आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो हमने बताया भी है। तो एक बार हम वापस बता रहे हैं, और जो भी व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन है वो आज कन्फ्यूजन दूर कर ले। देखिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, डेयरी टेक्नीशियन हो गया, मान लीजिए आईटी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में दी हुई है, ठीक है, वो चीज़ डिप्लोमा डिग्री कुछ भी, वो चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री हो क्यों ना हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, जो मतलब ये दिया हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। हमने एक वीडियो में ये बताया था, पूरा चेक किया था, इसमें डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ था, तो इनमें इसमें डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, साफ साफ तो यही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है और आप क्योंकि आप एक सिनेरियो देखिए, अगर जैसे उनको डिग्री वाले लेने होते तो डिग्री/डिप्लोमा लिखने में नोटिफिकेशन में कोई बड़ी बात थोड़ी थी, वो तो लिख सकते थे। क्योंकि जैसे आईटी थी तो आईटी इंजीनियरिंग, डिग्री इन आईटी इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस है तो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे था। ठीक है, तो इसमें भी ये लिख सकते थे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, लिख सकते थे ना। नहीं लिखा क्योंकि कुछ चीज़ें एक फिक्स मतलब उसके लिए होती है दोस्तों। जैसे आईटी में क्या होता है, आईटी के मैं बात बताता हूँ, बीएससी आईटी होती है, एमएससी आईटी होती है, बीसीए होती है, एमसीए होती है, एमबीए आईटी मैनेजमेंट में होती है, पीएचडी भी आईटी में होती है, कंप्यूटर साइंस में होती है। अब इतने सारे कोर्स हैं जिसमें बीटेक मांगा गया है, उसमें बीटेक वाला ही भर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जो कोई एमएससी आईटी वाला है या एमएससी कंप्यूटर साइंस वाला है वो बोलेगा मेरे पास तो मास्टर डिग्री है, इसमें तो वो मांगी गई थी बैचलर डिग्री, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। बीएससी आईटी मांगी गई है तो बीएससी आईटी तो आपके पास होनी ही चाहिए।
BCA वाले नहीं भर सकते, जबकि दोनों सेम डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। जो चीज़ मांगी गई है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर उनको डिग्री वाले चाहिए होते, हाई क्वालिफिकेशन वाले चाहिए होते, तो वो लिखते ज़रूर उसमें। और जो अगर बहुत सारा इतना बड़ा नोटिफिकेशन लिखा है, इतने सारे शब्द लिखे हैं उस नोटिफिकेशन में, एक शब्द और जोड़ने में क्या हो रहा था उनका, जैसे डिप्लोमा/डिग्री, ये बताइए आप। तो इससे साफ, अगर डिप्लोमा लिखा है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डिग्री है तो ये आपका अजम्पशन है दोस्तों। आपने अज्यूम कर लिया कि अच्छा डिप्लोमा मांगा है तो मेरे पास तो डिग्री है तो मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका अजम्पशन नहीं चलता है, ये जो वैकेंसीज वगैरह होती है इसमें जो नोटिफिकेशन में होता है वो चलता है दोस्तों। तो अजम्पशन में आप कुछ भी करें तो ऐसा नहीं होगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी फ्यूचर के सेफ्टी के लिए भी बता रहा हूँ। कोई वैकेंसी निकली और उसमें भर लिया और आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जबकि आप उसमें जो असेसर क्वालिफिकेशन वही नहीं है आपके पास, और आप पूरे 1-1.5 साल तक उस वैकेंसी के अंदर एंगेज रहें, वो लास्ट में जाके आपको पता चले कि, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फ्यूचर में आपका सेफ्टी के लिए ही हम यहाँ पर बताते हैं, हम जो चीज़ सही है वो बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि अगर हमारी भाषा कभी कुछ हो जाती है तो हमें क्षमा करिएगा, लेकिन जो चीज़ सही है दोस्तों हम वही आपको बताएंगे। ठीक है, अगर डिप्लोमा लिखा है तो आपको डिप्लोमा तो आपके पास होना ही चाहिए, यही रूल होता है, रूल तो यही है। अब देखिएंगे अब RCRB क्या करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो मतलब कमेंट किया था कि हमने फ़ोन करके पूछा है, उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन अलाउ है। फ़ोन पे की भी बात और जो ये चीज़ है डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ शब्द, तो आप किसको ज़्यादा आप मानेंगे? फ़ोन पे की हुई बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ऑब्वियसली शब्द जो छप गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अनुरोध है, जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके पास डिग्री है, तो आप जाइए एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन आप मतलब ये होप मत रखिएगा, अगर जैसे वहाँ क्या होगा कि मान लो वो बोल दे भाई डिप्लोमा चाहिए, वहाँ बोल दे, तो फिर वहाँ आपका दिल उदास हो जाएगा। या उससे पहले ही आपको मैं बताऊँ, आप प्रिपेयर होकर जाइएगा कि यार मतलब सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी चीज़ है, मेरा तो नाम आया लिस्ट में। ठीक है, लेकिन अब मांगा तो डिप्लोमा है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप जाइए वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन फ्यूचर में आप ध्यान रखिए, जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही मान्य है, इसके अलावा कुछ मान्य नहीं है। ठीक है सोनेंद्र अस्ते जी, तो हम क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब उसमें डिप्लोमा मांगा गया था तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप जाइए एक बार, फिर देखते हैं और कमेंट करिएगा। बाकी कोई मतलब आपको चीज़ बुरी लगी हो, हमने कुछ गलत शब्द बोला हो, तो हम क्षमा चाहेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये विजेश कुमार जी का कमेंट है, सर फिटर का रिजल्ट कब आएगा? देखिए दोस्तों, फिटर का रिजल्ट इस वीक आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आया, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला सवाल है। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक तो आ ही जाएगा। हमने बोला था कि मतलब नवंबर लास्ट तक सबका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये नवंबर लास्ट आ गया। अब आप मान के चलिए 2-3 दिन ही बचे हैं, तो सोमवार मंगलवार तक हो सकता है कि आ जाए फिटर का, और एक और वैकेंसी का था जो रिजल्ट बाकी था पोस्ट का, वो भी आ जाएगा। ठीक है, और सोमवार मंगलवार तक और कुछ के जो फाइनल रिजल्ट है पोस्टों के वो भी आने की उम्मीद है। ठीक है विजेश कुमार जी, बहुत जल्द आने वाला है, बस आप अब निश्चिंत रहिए। अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सावल पटेल जी का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 दिन है, 29, 30, 31, तो क्या एक दिन किसी भी जा सकते हैं? मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें, इसके बिना काम चलेगा या नहीं? और ये मीनाक्षी लकी जी जो भी यूज़र हैं, उन्होंने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 डे में से किसी भी दिन जा सकते हैं ना? तो दोस्तों देखिए, 3 दिन का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और किसी भी दिन आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हम आपसे मतलब आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप फर्स्ट डे ही जाइए। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपके पास टाइम रहेगा 2 दिन का और आपको लाने के लिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट डे ही जाइए। अब सावल जी का जो दूसरा सवाल है, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें, इसके बिना काम चलेगा या नहीं? देखिए दोस्तों, आपके पास एक मेल आया होगा RCRB की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक हम इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मतलब यूजर्स हैं
वो बता रहे थे कि हमारे पास मेल आया है, मेल आया है, बहुत सारे बता रहे थे हमारे पास मेल नहीं आया है। तो मेल आया है और उसमें लिखा है मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो फिर आपको मतलब बनवाना पड़ेगा। वहाँ अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ आप बता सकते हैं कि भाई इसके लिए और कोई प्रक्रिया है कि हमारे पास नहीं है, तो हम लिख के दे सकते हैं कि भाई हम बनवा लेंगे या कुछ कर लेंगे। ठीक है, अगर उसमें मेल में नहीं आया है तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र तो ये मेनली कहाँ से मतलब वो पूछा जाता है कि जैसे मतलब कोई वैकेंसी हो ना जो मतलब स्टेट के लिए ही हो कि भाई इसमें राजस्थान वाले ही भर सकते हैं, तब मूल निवास मांगा जाता है। ये तो ओपन वैकेंसी थी पूरे इंडिया के लिए, तो हमें नहीं लगता कि मतलब उसकी नीड है, लेकिन फिर भी अगर मेल वगैरह में आता है तो आपको प्लीज़ आप ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको अगर आप बनवाएंगे तो आप कब बनवाएंगे, परसों तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ही है, तो आपके लिए सबसे सटीक जवाब रहेगा उनको साफ बता दीजिएगा कि मेरे पास नहीं है सर, अगर ज़रूरत है तो मैं प्रोसेस कर देता हूँ, और बाकी इसके लिए जो भी मतलब डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, लिख के देनी है एप्लीकेशन, मैं सब कुछ दे देता हूँ आपको। ठीक है सावल पटेल जी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हाफिज खान जी ने पूछा है कि सर मेरा एक रिलेटिव है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, और उसकी वाइफ भी मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा रही है आपसी मनमुटाव की वजह से, तो वो कैंडिडेट क्या करे, रिप्लाई प्लीज। हाफिज खान जी, ये जो क्वेश्चन है ये इसका जवाब हम मतलब यही देना चाहेंगे कि इसमें मैरिज सर्टिफिकेट इसमें मांगा ही नहीं गया था कि भाई मतलब आप मैरिड हैं या नहीं है, या मतलब इस टाइप से। ठीक है, आप मैरिड हैं तो आप बता सकते हैं कि मतलब जो कोरोना था इसकी वजह से हम बना नहीं पाए हैं सर सर्टिफिकेट, अभी मतलब समय नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से, काफ़ी लेट हो गए बाकी, क्योंकि 2-3 साल तो कोरोना ही था, 2019 में आया था, 2020 पूरा, 2021 भी लगभग आप मान के चलिए कि वेव बहुत मई में आए, वो बहुत मतलब हाई थी उसकी जो केसेस वगैरह थे। तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर कोरोना की वजह से हमें अभी समय नहीं मिल पाया है, लेकिन हम बना लेंगे अगर मांगते हैं तो। बस इसका तो यही जवाब हो सकता है हाफिज खान जी। बस आपका अगर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको हम बधाई देते हैं, और आप वहाँ जाकर के यही आप बोल सकते हैं कि कोरोना की वजह से हम बना नहीं पाए, अगर नीड है हम बनाने के लिए हम अब आज दे देते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हमारे पास नहीं है उसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए है रिटर्न एप्लीकेशन या कुछ, तो हम वो दिखा सकते हैं। ठीक है हाफिज खान जी। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ। ये है रैंडम टीवी जो भी हैं यूजर हैं, एक्सपीरियंस लेटर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है क्या। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि एक्सपीरियंस लेटर क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हो भी रहा होगा तो उसका भी हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर जो है आप वही चीज़ डालिए जो आपने किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कोरोना में भी लोग बाग बना लेंगे, वो जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग घर पे थे तो वो सोचेंगे कि हम मतलब एक्सपीरियंस लेटर बना लेते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पता चलता है कि आपने तो काम ही नहीं किया वहाँ, तो ये चीज़ गलत होगी और आप पे गलत इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो आप वही चीज़ दें जो सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में जो सच्ची है, जो सत्य है, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी कोई इशू ना हो। ठीक है, हम यही कहेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर क्रॉस वेरीफाई हो या ना हो ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप पे केवल ये ड्यूटी है कि आप केवल और केवल बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करें। ठीक है, और बात रही अगर इसी क्वेश्चन पे स्टिक रह के बात की जाए कि एक्सपीरियंस लेटर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है क्या, तो बहुत सी कंपनी पे जो ये संस्था पे डिपेंड करता है कि वो करती है या नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों जैसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपकी 10th-12th की मार्कशीट वगैरह जो है ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से क्रॉस वेरीफाई होती है, बहुत जगह ऐसा होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेटर भी क्रॉस वेरीफाई हो सकता है, मान लो आपको ज्वाइनिंग दे दी उसके बाद क्रॉस वेरीफाई भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये संस्था पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, और आप किस प्रकार से और आगे आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ आप हमसे इस सेशन में सुनना चाहेंगे, और किस प्रकार की और चीज़ें हमें बतानी चाहिए। तो जो भी आपकी एडवाइस है, जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप
कृपया कमेंट में करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। साथ ही साथ दोस्तों बस आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, ठीक है। और बहुत सारी जो बातें हैं आपके साथ की जाएगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले शनिवार शाम 7 बजे। थैंक यू।